हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइजेस एंड एट कांस्टेंट प्राइजेस। ठीक है, दो प्राइजेस हमारे पास में, करेंट एंड कांस्टेंट। क्या समझ में आ रहा है हमें इन दोनों के नेम से? करेंट का मतलब क्या हो गया कि जो अभी करेंट में प्राइस चल रहा है वो। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि हमने कोई एक प्राइस ऐसे सिलेक्ट करके रखा है कि हम उस पर अपनी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो वो मतलब कि कुछ हमने बेस ईयर लेके रखा है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, राइट? तो अब आगे नहीं पढ़ाऊं तो चलेगा, है ना? समझ तो आ गया अब क्या करना है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या क्या और भी पर्टिकुलर चीज़ें हमें देखनी है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, किस में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, सो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। ठीक है, क्या इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होने वाली है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। देखो, यहां तक की जो पर्टिकुलर हमारी डेफिनेशन है वो पूरी क्या है, जो नेशनल इनकम की होती है, राइट? नेशनल इनकम होता क्या है? NNP एट FC। ये FC आया है इसलिए हम क्या बोलेंगे? मनी वैल्यू है। तो इट इज दी मनी वैल्यू किस चीज की? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। यहाँ पे ये नेशनल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? नेशनल इनकम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि वो नॉर्मल रेसिडेंस के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, या मैं बोलूँ तो नॉर्मल रेसिडेंस के बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं, है ना? तो वो ये जो होती है हमारी नेशनल इनकम, वो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस की जाती है थ्रू नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक ईयर में। ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये तो नोन डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे कुछ और एडिशन करते हैं हम अपनी डेफिनेशन में, जो कि उसको नेशनल इनकम एट करेंट प्राइजेस बनाने वाली है। तो वो क्या होगा? मेजर्ड एट प्राइजेस ऑफ द करेंट ईयर। कहाँ मेजर की जा रही है भाई? किस पर्टिकुलर प्राइस पर मेजर की जा रही है? करेंट ईयर के प्राइसेस पर की जा रही है। मतलब कि एट प्रेजेंट 2021 चल रहा है, 2021 की अगर मुझे नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो मैं करेंट प्राइसेस को लूंगी अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। नाउ, क्या ये पर्टिकुलर जो है ये सही है क्या कि आप करेंट प्राइसेस पर लो? आपकी हर एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी पर्टिकुलर प्राइजेस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो। क्या ये पर्टिकुलर चीज सही है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन समझो। अब देखो, 2021 है, मान लो कि यहाँ पे जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हुए कुछ 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन ये जो 10 यूनिट्स है इनका जो प्राइस है वो मान लीजिए कितना है? 300 रुपीज का है। ठीक है, तो अगर इस अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो मेरा नेशनल इनकम क्या हो गया? ये हो गया मेरा 3000, राइट? 3000 कैसे हुआ? तो सिंपल सी चीज है, हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। ठीक है, मैं वैल्यू एडेड मेथड से मैं सिर्फ आप लोगों को एक ऊपर से बता रही हूँ, मैं एकदम उसमें नहीं जा रही हूँ कि पहले ना ये GDP निकलेगा फिर उससे हम NNP एट FC निकालेंगे। मैं उस चीज पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि मान लो कि ये पर्टिकुलर है। ठीक है, तो हमने देखा कि 3000 रुपीज की आ गई हमारी नेशनल इनकम, आ गई 2021 में। अब मान लीजिए 2020 में जो हमारी क्या थे, जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड थे वो मान लीजिए कितने थे? वो थे 30 यूनिट्स, नहीं 20 यूनिट्स थे। ओके, और जो इनका प्राइस था वो कितना था? वो था 100 रुपीज का। ठीक है, तो अगर इसी पर्टिकुलर मेथड से मैं बताऊं तो 2020 में हमारे नेशनल इनकम क्या होगा? 20 इंटू 100, ये कितना आया? ये आया हमारा 2000 रुपीज। तो अब अगर मैं नेशनल इनकम जब देखूंगी तो मैं तो ये और ये वाले टर्म्स देखूंगी ना, मैं अंदर थोड़ी ना देखूंगी कि कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। मैं तो सिर्फ क्या देखने वाली हूँ? जो मेरे पास में एक टोटल कैलकुलेटेड नेशनल इनकम आने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मैं क्या बोलूंगी कि 2021 जो है
वो ज़्यादा अच्छा ईयर था बिकॉज यहाँ पर जो हमारी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर इंक्रीज होने का रीजन क्या था कि प्राइजेस में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो डिक्रीज हो गए। और हम बताते क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम से ये बताना चाहते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो कम हो गया, बट बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइजेस आपकी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो गई। तो ये आपको एक मिसगाइडेड रिजल्ट दिखा रहा है कि देखो 2020 में इतना था, 2021 में इतना था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो 2021 ज्यादा अच्छा था। लेकिन जब मैं उसके फैक्ट्स पर जाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि 2020 ज्यादा अच्छा था बिकॉज वहां पे जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा हो रहा था, है ना। तो ये जो करेंट प्राइजेस होता है उसका यही एक ड्रॉबैक होता है कि करेंट प्राइजेस पर आपका जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस लेवल्स, ठीक है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइजेस होता है वो हमें एक हमारी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर शो नहीं करता है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। इसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इसे क्यों नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं वो रीजन भी समझो। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को नॉमिनल का मतलब बताऊं तो नॉमिनल का क्या मतलब आता है, तो वो आता है कि कोई ऐसी चीज जो कि रियलिटी में एक्चुअली में ऐसी नहीं है। जैसे कि हमने नेशनल इनकम देखी, ठीक है, 2021 में कितनी देखी, वो हमने देखी ₹3000 की, और 2020 में कितनी देखी, तो वो हमने देखी ₹2000 की, ठीक है। अब अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी में क्या मेरी नेशनल इनकम ₹1000 से इंक्रीज हो रही है? क्या मेरा नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है 1000 से? नहीं हो रहा है। इन रियलिटी तो मैंने देखा कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर हमारी नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस होती है वो हमें रियलिटी शो नहीं करती है, इसलिए हम इसे नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। मतलब नॉमिनल नेशनल इनकम तो इसका नाम है, लेकिन क्यों है वो रीजन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर it does not show the true picture of the economic growth of the country, ठीक है। ये चीज तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से ये वाले से बताई दी कि ये जो हमारी पर्टिकुलर करेंट ईयर वाला जो नेशनल इनकम अगर करेंट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते इकोनॉमिक ग्रोथ की। आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कितनी ग्रो कर रही है, ये अच्छे से शो नहीं हो पाता हमारे इस पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक और कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कांस्टेंट प्राइस जो होते हैं उनका क्या मतलब हो गया और कांस्टेंट प्राइस कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं वो सारे ड्रॉबैक्स को जो कि हमारे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस में है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है पहले वही समझ लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो भी एज इट इज सेम आएगी जो कि करेंट ईयर वाले में देखा था हमने, आई मीन करेंट प्राइसेस वाले में देखा था। डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहां पे करेंट प्राइसेस यूज हुआ था, यहाँ पर हम कांस्टेंट प्राइस यूज कर लेंगे, ओके। सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ ईयर measured at a base year price। कहाँ कैसे मेजर किया जा रहा है? बेस ईयर के प्राइस पर मेजर किया जा रहा है। बेस ईयर का प्राइस मतलब कि कांस्टेंट प्राइस है, किसी एक ईयर को हमने बेस ईयर माना है और हमने उस पर्टिकुलर ईयर के प्राइसेस पर क्या कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा कांस्टेंट प्राइस वाला जो कंसेप्ट होता है, ये जो अभी हमने देखा कि जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ शो नहीं कर रहा है, प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे हैं, इसके कारण आपकी जो नेशनल इनकम है वो चेंज हो रही है, इन सारी चीजों को एलिमिनेट करता है, ठीक है। कि आप जो है अपने एक कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेशन करो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में कितनी ग्रोथ हो रही है आपकी एक इकोनॉमी में, ठीक है। नाउ बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है। बेस ईयर के बारे में मुझे याद है कि 11th में स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था
कि बेस ईयर हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। नाउ आप लोगों को ये तभी याद होगा जब आपने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स ढंग से पढ़ा होगा। अगर वही चीज आपने नहीं पढ़ी होगी तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर बेस ईयर का कंसेप्ट है, मतलब कि बेस ईयर कौन सा होना चाहिए ये वाला है, ये आप लोगों को इतने अच्छे से पता भी नहीं होगा। लेकिन क्या होता है वो मैं वापस बता देती हूँ। बेस ईयर जो है वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें कि कोई भी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस ना हो। फ्लक्चुएशंस इन द सेंस कोई भी पेंडेमिक ना आया हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज ना आई हो, किसी भी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी से दूर हो वो ईयर। एक नॉर्मल ईयर हो जिसमें कोई भी ऐसी चीज ना हुई हो जिसके कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुए हो। ठीक है, ऐसा ईयर देखना है हमें, ऐसा ईयर रखना है हमें एज अ बेस ईयर जिसमें कि सब कुछ नॉर्मल चला। जैसे कि अभी 2020 गया तो 2020 को हम कभी भी अपना बेस ईयर नहीं मान सकते। रीजन बिकॉज वो एक पेंडेमिक ईयर था, वहां पे एक पेंडेमिक आया था जो कि अभी भी चल रहा है, हम नहीं बोल सकते कि वो अभी भी खत्म हो गया है। सो पेंडेमिक आया था तो उसके कारण पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ था, राइट। तो जो प्राइसेस हैं वो भी चेंज हुए, वो बहुत फ्लक्चुएट हुए। तो ऐसे ईयर को हम अपना बेस ईयर कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, प्रेजेंटली 2011-12 इज टेकन एज द बेस ईयर इन इंडिया। ठीक है, हमारे लिए बेस ईयर कौन सा ईयर है? 2011-12। ये चीज याद रखो कि 2011-12 जो है वो हम बेस ईयर मानते हैं अभी का, एट प्रेजेंट का। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। अब देखो इसने ये जो हमारा जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, इसे हम रियल नेशनल इनकम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये हमें एक रियल पिक्चर शो कर रही है पूरी इकोनॉमी की, इसलिए हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को या इस पर्टिकुलर मेथड को हम क्या बोलते हैं? रियल नेशनल इनकम। ओके, आई होप कि आप लोगों को नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर होगा और ये क्यों हम बोलते हैं ये भी क्लियर होगा। It shows the true picture of the economic growth of a country। ठीक है, जो आपका रियल नेशनल इनकम है या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस है वो आपको क्या शो करता है? एक ट्रू पिक्चर दिखाता है आपकी पूरी इकोनॉमी का। जैसे कि मान लो 2020 में मैंने बोला कि हमारी नेशनल इनकम जो थी वो थी 100 रुपीज की, और 2021 में मैं अगर बोलूं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई है तो वो हो गई है हमारी 300 रुपीज की। तो अब मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि हाँ 2020 के कंपैरिजन में 2021 में जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। अगर इसी की जगह पे मैं बोल दूं कि वो हमारी 2020-21 में कितनी हो गई? 50 हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, और ये मैंने कंपैरिजन क्यों बनाया? बिकॉज यहाँ पर एक बेस ईयर था 2011-12 का, तो इस पर्टिकुलर ईयर के प्राइजेस को लिया हमने एंड जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट थे वो हमने अपने पर्टिकुलर किसके लिए? पर्टिकुलर ईयर के, जिस ईयर की हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर रहे हैं। इन ईयर के हमने प्राइजेस नहीं लिए, हम प्राइजेस लेंगे अपने बेस ईयर के। ओके, सो आई होप कि ये जो आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस है ये वाला कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट द कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, ये जो प्राइस चेंजेस का इफेक्ट होता है इसे एलिमिनेट करने के लिए हम नेशनल इनकम कहाँ, किस पर्टिकुलर प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, आई होप कि ये जो कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस था इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक मेथड भी होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस होती है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस में। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले को यूज करके हमारा ये जो कन्वर्जन है वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल प्राइस इंडेक्स। देखो क्या आया? एक सूटेबल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से हम ये जो कन्वर्जन है वो कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस इंडेक्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने आपकी 11th क्लास में इंडेक्स नंबर पढ़ा है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स को वही समझो कि ये एक इंडेक्स नंबर,
कौन सा इंडेक्स नंबर है? प्राइस का इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर हमें क्या शो करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो इंडेक्स नंबर हमें चेंजेस शो करता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। मतलब कि एक वेरिएबल में जो डिफरेंट ईयर्स होंगे या डिफरेंट टाइम पीरियड है उसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं वो हमें शो करता है हमारा इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स की बात आ रही है, तो प्राइस इंडेक्स क्या हो गया कि प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है वो हमें शो कर रहा है प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देखते हैं कि आप प्राइस इंडेक्स की एक डिस्क्राइब्ड और एक डिफाइंड डेफिनेशन क्या होगी। So price index is an index number which shows the change in price level between two different time periods, ठीक है। दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बीच में कितना चेंज हुआ है आपके प्राइस लेवल में वो कौन शो कर रहा है? प्राइस इंडेक्स। जैसे कि 2008 में मान लीजिए जो प्राइजेस थे वो कितने थे? वो थे 50 रुपीज, ठीक है। मैं एक जनरल प्राइस बता रही हूँ, मैं कोई कमोडिटी नहीं ले रही हूँ। ये थे हमारे 50 रुपीज। 2010 में कितने हो गया वो? 2010 में वो हो गया हमारा 100 रुपीज। तो अब प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि ये जो है ये चेंज कितना हो रहा है, तो इसका प्राइस इंडेक्स हो जाएगा ₹50, ठीक है। कि हम देख सकते हैं कि 50 रुपीज से जो है हमारे प्राइजेस चेंज कर रहे हैं किसी भी डिफरेंट दो टाइम पीरियड्स में, ओके। तो अब इस प्राइस इंडेक्स की हेल्प से हम जो अपना नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस होता है उसे हम अपने कांस्टेंट प्राइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो यहां पर हमने क्या किया, हमें करेंट प्राइस को कन्वर्ट करना कांस्टेंट में, तो जो करेंट प्राइस है उसे डिवाइड करो किससे? प्राइस इंडेक्स से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास में आ जाएगा आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट वाला टास्क नहीं है, एक फॉर्मूला ही याद करना है कि अगर कांस्टेंट प्राइसेस चाहिए तो हमें क्या करना है? करंट प्राइसेस को डिवाइड कर देना है प्राइस इंडेक्स से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ओके। सो ये एक कंसेप्ट, इजी सा कंसेप्ट हमारी नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का था, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी होगा। अब हमने मतलब समझ लिया, दोनों का अच्छे से मतलब समझ लिया, उनके बीच में हमें डिफरेंसेस भी समझ में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम एक और बार देख लेते हैं अच्छे से एक सिस्टमैटिक मैनर में कि दोनों जो हमारे प्राइजेस हैं उन पर अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। इसका मीनिंग ले लेते हैं सबसे पहले। तो मीनिंग मतलब कि क्या? डेफिनेशन आ गई। देखो डेफिनेशन में इन दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होगा कि हम इसमें लेंगे करेंट ईयर प्राइजेस को, और जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर है इसमें हम क्या लेंगे? बेस ईयर के प्राइजेस को, ठीक है। बाकी की जो हमारा पूरा जो डेफिनेशन वो एज इट इज सेम रहने वाला है। सो इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन ईयर मेजर्ड एट करेंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। यही सेम डेफिनेशन वहां पे आएगी, बस डिफरेंस ये हो गया करेंट ईयर प्राइसेस की जगह पे बेस ईयर आ जाएगा, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country in a year measured at prices of base year, ठीक है। फिर आता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन सा इंडेक्स है बेस्ट? क्या पता है हमें? इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कौन शो करता है? कांस्टेंट प्राइस जो है वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एक ट्रू पिक्चर दिखाता है कि क्या कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, राइट, एज कंपेयर टू करेंट प्राइसेस। तो हम क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे क्या बोला हमने? नॉट अ गुड टूल, बिकॉज हमें पता है कि जो करेंट प्राइसेस हैं उस पर अगर हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज भी हो रही है तो हो सकता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो हमारी जो
पर्टिकुलर प्राइजेस है उनमें इंक्रीज के कारण हो रही है, ठीक है। और जो हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है वो क्या है, इट इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये एक बेटर टूल है, ये एक अच्छा टूल है, इसके कंपैरिजन में हम देखें तो अच्छा टूल है अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही फाइंड आउट करनी है तो, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ चेंज, चेंज में अगर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस वाली नेशनल इनकम पर, ठीक है। सो इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। जो करेंट प्राइस वाला है वो दोनों के प्राइस में चेंजेस के कारण अफेक्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज हमें पता है कि करेंट प्राइस में हम करेंट ईयर के प्राइसेस ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट प्राइसेस नहीं है, तो हर ईयर में जब जब प्राइसेस चेंज होंगे तो आपकी नेशनल इनकम जो है वो उन पर्टिकुलर प्राइस के कारण चेंज होगी, ठीक है। लेकिन जब हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे अफेक्ट होता है, क्वांटिटी ओनली, सिर्फ क्वांटिटी से। क्यों, बिकॉज यहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर प्राइस हमें बता दिए गए हैं, वो एज इट इज सेम रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज जो होता है वो अफेक्ट या उसके कारण हमारी जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस होती है वो चेंज होती है, ओके। सो आई होप कि इतना कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आता है कंपैरिजन, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए कौन सा ज्यादा बेटर टूल है, कि कंपेयर कैसे करना, कि अगर लास्ट ईयर इतनी थी इस ईयर इतनी नेशनल इनकम है तो कौन सी ज्यादा बेटर है। तो ये कंपैरिजन ज्यादा अच्छा हम किस में कर सकते हैं, अपने कांस्टेंट प्राइसेस में, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी प्राइजेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। प्राइस लेवल के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ क्वांटिटी कारण चेंजेस होते हैं। लेकिन जब हम करेंट प्राइजेस की बात करें तो करेंट प्राइजेस में हो सकता है कि आपकी नेशनल इनकम में चेंज हो रहा है प्राइस के कारण, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कारण से, इस रीजन से हम क्या बोलते हैं कि कंपैरिजन के लिए ज्यादा अच्छा टूल कौन सा हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट प्राइस वाला, ठीक है। सो इट इज नॉट सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये सुटेबल टूल नहीं है। लेकिन जब कांस्टेंट प्राइस की बात आई तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। ये जनरली यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। फिर आती है बात कैलकुलेशन की, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जब नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, करेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करेंट क्वांटिटी, राइट, P1 इंटू Q1 हो जाएगा। और जब कांस्टेंट प्राइस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्राइस आएगा, बेस ईयर वाला प्राइस। सो बेस ईयर प्राइस दैट इज P0 मल्टीप्लाइड बाय करेंट क्वांटिटी दैट इज Q1। तो ये हमें देगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक। फिर अल्टरनेटिव नेम क्या है इनके, तो करेंट प्राइस वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, एंड जो हमारा कांस्टेंट प्राइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम, ओके। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन करेंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस क्या होती है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है और कौन सा ज्यादा बेटर मेजर है, ओके। सो ये था हमारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। अब देखो जैसे हमने इसमें देखा वैसे ही ये तो हमने देखा किसमें, नेशनल इनकम में। अब अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आऊं तो भी तो सेम कंसेप्ट आ सकता है मेरे पास में, है ना, कि कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस वाला, कि आप कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेशन कर रहे हो, करेंट प्राइस पर कैलकुलेशन कर रहे हो। तो बस वही चीज जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अब देखो रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम, बस वही चीज, नॉमिनल नेशनल इनकम को हटा के क्या बोल दो, जीडीपी, और रियल के भी नेशनल इनकम को हटा के क्या बोल दो, जीडीपी, ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी जो कंसेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सब कुछ क्लियर होगा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये भी अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।